हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आजाद। मेरे चैनल स्टडी पर रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर चर्चा करेंगे। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं आज आर्मी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। देखिए आप लोग, तो आपको पढ़ना क्या है? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं अटलांटिक ओशियन। आज हम अटलांटिक ओशियन की जलधाराओं पर चर्चा करेंगे। जलधाराएं कैसे प्रवाह करती हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन सी जलधारा प्रवाह करती है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। तो पहले हम देखते हैं, ये आपका नक्शा जो दिख रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जो फिगर में हमने बना रखा है, और दूसरा पार्ट इसका ये कहलाएगा साउथ अमेरिका। पार्ट क्या कहलाता है? साउथ अमेरिका। इधर बात करें तो ये यूरोप है, इधर आपका यूरोप, और ये आपका अफ्रीका। चार महाद्वीपों के मध्य में अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर यस आकार का होता है। यह इसको आकार में देखें तो अंग्रेजी का अक्षर यस आकार का होता है। अंग्रेजी के अक्षर यस आकार का होता है। इसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के अक्षर यस की तरह होता है। अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिकों ने भूमध्य रेखा से जलधाराओं को दो भागों में बांटा है। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रवाह और नीचे वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ी हुई है। ये आपको दिख रही है 0 डिग्री अक्षांश पे। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा। इसी को बोल दिया जाता है इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपरी हिस्से को नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को नाम दिया जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार महासागर भी दो भागों में अटलांटिक महासागर बढ़ जाता है। ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है, और नीचे दिख रहा भाग दक्षिण अटलांटिक का हिस्सा कहलाता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिण अटलांटिक कहलाता है। दक्षिण अटलांटिक कहलाता है। दक्षिण अटलांटिक कहलाता है। दो भागों में बांट दिया वैज्ञानिकों ने। अब इसकी महासागर की जलधाराओं की बात करें तो भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं। वर्ष भर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर धूप अधिक है। टेम्परेचर सालाना लगभग साल वर्ष भर 27 सेंटीग्रेड से लगभग ऊपर ही रहता है, जिससे यहाँ क्या होती है? गर्मी बढ़ती है। यहाँ की जलधाराएं कैसी होती हैं? गर्म। और जब जलधाराएं गर्म हो जाती हैं तो ये कहाँ की ओर चलेंगी? ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करेंगी। या तो उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगी या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो यही इसी से विकास किसका होता है? अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का विकास होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो पहले तो एक जलधारा विकसित होती है जिसे नाम दिया गया उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। यह विकसित होती है भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्ष के समांतर। भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्ष के समांतर विकसित जलधारा होती है, चलना प्रारंभ करती है। इसे नाम क्या दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, विषुवत रेखी जलधारा। इसे क्या नाम दिया जाता है? विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखी जलधारा, या इसी को बोल देंगे उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। कौन सी जलधारा? उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा का विकास कहाँ हुआ? भूमध्य रेखा के आसपास, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर दिशा में विकास हुआ, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया? उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा।
उत्तर पूर्वी समांगी पवनों के प्रवाह के कारण उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा का प्रवाह अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर होता है। कहाँ होता है? पश्चिम से अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगा करके दिख रहा है आपको अफ्रीका का ये पश्चिमी तट, यहाँ से प्रवाह हो रहा है कहाँ की ओर? अटलांटिक प्रवाह। अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक होता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक होता है। एक ऐसी जलधारा है गर्म। जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा के आसपास विकसित होंगी वो जलधाराएं कैसी होंगी? गर्म जलधारा। भूमध्य रेखा में हमने आपको पहले बताया सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ने के कारण इस क्षेत्र में टेम्परेचर जो होता है वर्ष सालाना लगभग 27 सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड ऊपर रहने के कारण यहाँ जलधारा कैसी होती है? यहाँ की पवनें गर्म होती हैं। पवनें गर्म हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी समांगी पवनों के प्रवाह के कारण यह उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा का विकास होता है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण पूर्वी तट तक प्रवाहित होती है। अब यह जलधारा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। जैसे ही पश्चिमी द्वीप समूह की ओर पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। ये आपको दिख रही है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी है। अब यहाँ से जलधारा इधर की ओर आएगी तो इसे यहाँ पर नाम दिया जाता है एंटीलीज जलधारा। ये भी गर्म जलधारा है, एंटीलीज जलधारा। नाम क्या किया गया? एंटीलीज जलधारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटीलीज जलधारा के नाम से। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती है, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह की ओर पहुंचती है तो इसे नाम दे दिया जाता है एंटीलीज जलधारा। अब ये पश्चिमी द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह, ये कैरिबियन सागर है, इसी को उत्तरी अटलांटिक महासागर के लोकल भाषा में और भी नाम है, जैसे इसका एक नाम दे दिया गया कैरिबियन सागर। लोकल भाषा में इसे नाम दिया गया कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर कहाँ बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका, मिडिल अमेरिका में बोला जाता है। और इसका एक और नाम दे दिया गया है लोकल अन्य नाम से जाना जाता है, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को लोकल भाषा में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य अमेरिका में हम इसे कहते हैं कैरिबियन सागर। इसका एक अन्य नाम और भी है, अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। अब ये एंटीलीज जलधारा आगे की ओर जब बढ़ेगी, जैसे युकाटन जलसंधि के पास पहुंचती है, यहाँ पर मिलेगी युकाटन जलसंधि के पास पहुंची तो ये दो जलधारा दो भागों में पड़ जाती है। एक जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है और एक जलधारा पश्चिमी द्वीप समूह के तट के समांतर प्रवाहित होने लगती है ऊपर की ओर। तो एक ही जलधारा युकाटन जलसंधि के रास्ते से प्रवेश करेगी तो एक कहाँ चली जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। एक जलधारा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक जलधारा कहाँ होती है? ऊपर की ओर प्रवाहित होने। पहले आप युकाटन जलसंधि के बारे में जान लें। युकाटन जलसंधि मैक्सिको और क्यूबा दो स्थल खंडों को अलग करती है। मैक्सिको और क्यूबा दो स्थल खंडों को अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी या कैरिबियन सागर की दो संयुक्त जलधाराओं को जोड़ती है। ये जल संधियां नैरो वाटर बेस होते हैं, जहाँ से शिप वगैरह निकलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के स्थान होती है। इनकी बहुत व्यापार की दृष्टि इन जल संधियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो युकाटन जल संधि में प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर युकाटन जल संधि के एक अमेरिका के पश्चिमी तट के समांतर एक पवन प्रवाह करने लगती है। उस पवन का नाम रख दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी जलधारा? ऊपर इसका नाम रख दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये ऊपर तक प्रवाहित होती है ये जलधारा। इसे नाम दे दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा।
गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये भी गर्म जलधारा कहती है गर्म, क्योंकि आई कहाँ है उत्तरी विश्व एक ही जलधारा के पास से आई, तो ये भी कहती है गर्म जलधारा ही है, कहती है गर्म। अब यहाँ पर युकाटन जल संधि से एक अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से एक जलधारा बहती है, धारा एक ही नाम अलग अलग इसके दे दिए गए, फ्लोरिडा जलधारा कहलाती है, फ्लोरिडा जलधारा कहती है। युकाटन जल संधि अमेरिका के पश्चिम से लगा करके युकाटन जल संधि से लगा करके फ्लोरिडा तक बहती है, तो फ्लोरिडा जलधारा, और फ्लोरिडा से के ऊपर जो बहती है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। 40 डिग्री अक्षांश पर 40 एक जलधारा का विकास ध्रुवीय पवन का विकास होता है, एक ध्रुवीय पवन का विकास हो जाता है, ये ध्रुवीय पवन कहलाती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। इसका विकास होता है बैफिन की खाड़ी में, इसका विकास कहाँ होता है? बैफिन की खाड़ी में, बैफिन की खाड़ी में एक जलधारा का विकास होता है, या डेविस जल मरुस्थल के पास एक विकास होता है, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, जलडमरू पाया जाता है, या इसी तरह जलसंधि होती है युकाटन की तरह, जिसे हम डेविस जल संधि कहते हैं, डेविस जल संधि कहा जाता है। डेविस जल संधि करती क्या है? कनाडा, ये अमेरिका का कनाडा वाला भाग है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर देती है, ग्रीनलैंड को अलग कर देती है। ये वाला भाग जो दिख रहा है ग्रीनलैंड का भाग है, कौन सा भाग है? ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर देती है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर देगी, और बैफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक की दो संयुक्त जलधाराओं को जोड़ देती है। अब इसी डेविस मरुस्थल में बैफिन की खाड़ी में पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा का ध्रुवीय पवन पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा का विकास होगा। जितनी भी जलधाराओं का विकास तुम्हारा ऊपर की ओर होगा, या आप मान सकते हैं ध्रुवों के पास होगा, तो वो जलधाराएं कैसी होंगी? ठंडी। अब ग्रीनलैंड कैसी जलधारा है? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, ये 40 डिग्री अक्षांश पर टकरा जाती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा 40 डिग्री अक्षांश पर टकरा जाती है। अब 40 डिग्री अक्षांश पर टकरा जाने के कारण अमेरिका के पूर्वी तट में घना सा कोहरा छा जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पर जब टकराती हैं तो अमेरिका के पूर्वी तट में, अमेरिका के पूर्वी तट में घना सा कोहरा छा जाता है, घना सा कोहरा छा जाता है। ये जितनी भी जलधाराएं, एंटलीज जलधारा हो या उत्तरी विषुवत की जलधारा हो, फ्लोरिडा की धारा हो या गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो, ये तीनों ही एक ही जलधारा है। अब यह जलधारा थोड़ा आगे बढ़ेगी और 45 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर मुड़ना प्रारंभ कर देती है, और जैसे ही 45 डिग्री अक्षांश पर जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो इसे नाम दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसे नाम क्या दिया जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जान जाते हैं, ऐसे बोल देते हैं उत्तरी अटलांटिक। जब पूर्व की ओर बहती हुई जाएगी, इसका एक भाग निकल जाएगा स्केवेंडिया प्रदेश, स्केवेंडिया क्षेत्र में नॉर्वे के तट के समांतर बहने लगेगा, तो इसे नॉर्वेनियन धारा कहा जाएगा, नॉर्वेनियन जलधारा बोल देते हैं। और इसका एक भाग नीचे की ओर आ जाएगा, इसकी मुख्य जो जलधारा होती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो मुख्य भाग होता है, यह मुख्य भाग स्पेन और फ्रांस तट तक पहुँचता है। यह आपका स्पेन और फ्रांस तट तक पहुँचता है, स्पेन और फ्रांस तट तक प्रवाहित होने लगता है। तो इसका एक भाग स्पेन की खाड़ी में चला जाता है, जिसे रेनर जलधारा है, बिस्केट की खाड़ी में चला जाएगा, जिसे रेनर जलधारा कहा जाएगा। और एक भाग यहाँ पर जलधारा नॉर्वेनियन सागर पूर्वी तट की ठंडी जलधारा आने के कारण यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहने लगती है, जिसे नाम दे दिया जाता है कनारी धारा, कनारी धारा नाम दे दिया जाता है। अब ये जलधारा नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आने के पश्चात ये फिर अमेरिका की ओर मुड़ना प्रारंभ करती है। एक जलधारा इधर गिनी की खाड़ी की ओर चली जाती है, जिसे गिनी की धारा बोल देते हैं, गिनी धारा बोल देते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब एक जलधारा अटलांटिक महासागर की ओर चली जाती, तो अटलांटिक महासागर के दक्षिण में बहने लगती ठंडी जलधारा, जिसे नाम दे दिया जाता है पूर्वी आइसलैंड की जलधारा, पूर्वी आइसलैंड की जलधारा। दक्षिण आइसलैंड के, आइसलैंड ये आपका एक आइलैंड है,
आइसलैंड, आइसलैंड के दक्षिण में बहने के कारण इसे एक नाम दिया गया इरमिंगर धारा, नाम दे दिया जाता है इरमिंगर धारा। किस नाम से जानते हैं? इरमिंगर धारा के नाम से जानते हैं। इम्पार्टन एंट्री, जल धारा जब इम्पार्टन में प्रवेश करती तो ये जल धारा एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। देख लीजिए आप लोग, फ्लोरिडा धारा, अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से, अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से हेटरस अंतरिक्ष, ये वाला भाग दिख रहा है, ये हेटरस अंतरिक्ष कहलाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से हेटरस अंतरिक्ष के मध्य जलधारा जो बहती है उसे नाम दिया गया फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका भिन्न भिन्न नाम है। जलधारा एक ही है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से हेटरस अंतरिक्ष तक जलधारा जब बहती तो इसे नाम दिया जाता फ्लोरिडा की जलधारा। क्या नाम दिया जाता? फ्लोरिडा की जलधारा। जब यही जलधारा हेटरस अंतरिक्ष से, हेटरस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक तक बहती है। ग्रांड बैंक कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में क्षेत्र में स्थित ये भाग है। न्यूफाउंडलैंड में स्थित भाग जो मछली मत्स्य पालन के लिए उसे नाम दे दिया गया ग्रांड बैंक। यानी जब ग्रांड बैंक, हेटरस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक तक कोई जलधारा जब बहती तो इसे नाम दिया था लोकल भाषा में गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा नाम दे दिया जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की खोज की गई 1513 में पुर्तगाली नाविक पोंसे डी लियोन के द्वारा, पोंसे डी लियोन के द्वारा खोज की गई थी, पोंसे डी लियोन के द्वारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की खोज 1513 में पोंसे डी लियोन ने की। पुर्तगाली नाविक ने देखा इसको, खोज की। अब जब हेटरस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक तक गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है, और जब ग्रांड बैंक से पश्चिमी यूरोप तट तक प्रवाहित होती है, पश्चिमी यूरोप तट तक प्रवाहित होती है, जिसे नाम दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम दिया गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तीनों ही जलधारा एक ही हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से हेटरस अंतरिक्ष तक बहने वाली फ्लोरिडा धारा, हेटरस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक तक गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसकी खोज 1513 में पोंसे डी लियोन ग्रांड बैंक से पश्चिमी यूरोप तक प्रवाहित होती है, तो इसे नाम दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम दिया जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये जलधारा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कई भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग इरमिंगर धारा के नाम से जाना जाता है, ये ठंडी जलधारा है। एक भाग स्कैवेंडिया प्रदेश में निकल जाता है, स्कैवेंडिया, इसका एक भाग स्कैवेंडिया क्षेत्र में निकल जाता है। ऊपर का भाग स्कैवेंडिया कहलाता है। स्कैवेंडिया प्रदेश के तट के समांतर बहने लगता है, तो तट के समांतर बहने लगता है, जिसे हम नार्वेनियन जलधारा कहते हैं। ये भी कैसी? गर्म जलधारा, नार्वेनियन जलधारा। नार्वे के तट के समांतर स्कैवेंडिया प्रदेश की बात करें तो इसमें 4 कंट्रियां आती हैं। देख लो कौन कौन सी आती हैं। नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। 4 कंट्रियां स्कैवेंडिया प्रदेश में आती हैं। इसको याद करने के लिए आप ठीक भी याद रख सकते हैं। NSDA एन से आपका हो गया नार्वे, एस से आपका स्वीडन, डी से डेनमार्क और ए से आइसलैंड। NSDA स्कैवेंडिया प्रदेश को आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। NSDA 4 कंट्रियां आती हैं, NSDA से आप लर्न कर सकते हो। ये नार्वेनियन सागर की जलधारा है। जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा के आसपास विकसित होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र होता है, तो यहाँ से जब पवनें गर्म होंगी तो यह ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करेंगी।
या तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर। जितनी भी जलधाराएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी, जलधाराएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में होंगी। जो दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगी वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कहलाएंगी। ये जलधाराएं चलना प्रारंभ करती हैं उत्तरी विषुवत रेखीय तो गर्म होंगी। अब गर्म जलधाराएं जब ऊपर जाएंगी तभी तो ठंडी हो पाएंगी, तो धीरे धीरे ये गर्म जलधाराएं चलना प्रारंभ करती हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के पास पहुंचती है तो एंटीलीज जलधारा युकाटन जल संघ से प्रवेश करती है मैक्सिको की खाड़ी में। अब मैक्सिको की खाड़ी में क्या होता है, अमेरिका की मिसिसिपी जो नदी होती है, ये मैक्सिको की खाड़ी में अत्यधिक जल गिरा देती है, क्योंकि मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जो मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा भी बनाती है। जब ये नदी यहाँ अटलांटिक महासागर मैक्सिको की खाड़ी में अधिक जल गिरा देती है तो जल स्तर मैक्सिको की खाड़ी का जल स्तर अटलांटिक महासागर के जल स्तर से ऊंचा हो जाता है। जल स्तर ऊंचा होने के कारण इसका एक भाग अमेरिका के पूर्वी तट के समांतर बहने लगता है। एक भाग अमेरिका के पूर्वी तट के समांतर बहने लगता है, वो भाग कहलाता है फ्लोरिडा जलधारा, क्योंकि यह फ्लोरिडा प्रांत से अमेरिका के हैटरस अंतरिक्ष तक प्रवाहित होता है। अब फ्लोरिडा जलधारा जब ऊपर की ओर जाती है पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण, फ्लोरिडा जलधारा व्यापारिक पवनों के कारण जब मुड़ जाती, थोड़ा भाग इसका निकल जाता है अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों को पार करके, यानी मैदान यहाँ पर ये बीच वाला भाग मैक्सिको खाड़ी का दिए सब कुछ भाग इधर निकल जाता है, कुछ भाग ऊपर चला जाता है, यानी इसका एक भाग इधर निकल जाता है तो इधर क्या पड़ता है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से टकराता है, जहाँ पर ये प्रशांत महासागर की एंटीलीज जलधारा से मिल जाता है। अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है जो फ्लोरिडा, जो आगे चल करके कहाँ जाती है प्रशांत महासागर के तट के समांतर थोड़ा सा बहने लगती है, जो प्रशांत महासागर की एंटीलीज जलधारा से मिल जाती है। एंटीलीज जलधारा से एंटलाइज जलधारा से मिल जाती है, जलधारा से एंटलाइज। फ्लोरिडा की जलधारा जब आगे की ओर बहना प्रारंभ करती है तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा किसे ऊपर जब बहती हैटरस अंतरिक्ष से ऊपर न्यूफाउंडलैंड तक बहती है तो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानी जाती है। 40 डिग्री अक्षांश पर देखें तो एक जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की ध्रुवों से आई धारा होती है, ये ठंडी जलधारा यहाँ टकराती है 40 डिग्री अक्षांश पर टकराने के कारण यहाँ घना सा कोहरा छा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा थोड़ा सा ऊपर जाती है 45 डिग्री अक्षांश पर जब पहुँचती है तो यह क्या होती है पूर्व की ओर मुड़ जाती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। पूर्व की ओर जब प्रवाहित होती है इससे कई जलधारा के भाग अलग हो जाते हैं, इरविंगर धारा, नॉर्वेनियन धारा, रेनेल धारा और कनारी धारा के भाग अलग हो जाते हैं। अब ये इसकी मुख्य जो जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो मुख्य भाग होता है वह यूरोप के स्पेन और फ्रांस तक प्रवाहित होता है, स्पेन और फ्रांस तक प्रवाहित होने लगता है, जिसका एक भाग बिस्केक की खाड़ी में चला जाता है। किस खाड़ी में चला जाता है? बिस्केक की खाड़ी में चला जाता है। बिस्केक की खाड़ी यहाँ पड़ती है। बिस्केक की खाड़ी में जाने के कारण इसका एक भाग बिस्केक की खाड़ी में चला जाता है, जिसे रेनेल जलधारा कहा जाता है, और इसका एक भाग रूम सागर की ओर निकल जाता है। इसका एक भाग रूम सागर की ओर निकल जाता है। दो जलधाराएं होती हैं। अब ऊपर से क्या होता है ध्रुवीय पवनें, बहुत सारी जलधारा। ऊपर क्या है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पड़ता है, ऊपर पड़ता है उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से बहुत सारी नॉर्वेनियन जलधारा ये सब ठंडी होकर फिर वापस लौटती हैं। जब वापस लौटना प्रारंभ करती हैं तो ये स्पेन के कुछ क्षेत्रों में कनारी धारा के नाम से, ठंडी जलधारा के नाम से प्रवाहित होने लगती है, जिसे कनारी की ठंडी जलधारा कहा जाता है। यूरोप के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यूरोप के दक्षिण को प्रवाहित होकर बाद में फिर अमेरिका की ओर मुड़ जाती है, उत्तरी अमेरिका की ओर मुड़ जाती है। ये जलधारा थी आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण यूरोप के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जलवायु में काफी परिवर्तन आते हैं, जलवायु का काफी बड़ा प्रभाव डालती है। तो इसका प्रभाव किस पर डालती है? ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पर प्रभाव डालती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पर प्रभाव डालती है, तुल्य जलवायु पर प्रभाव डालती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पर क्या डालती है? प्रभाव डालेंगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण अमेरिका का पश्चिमी भाग और यूरोप का पूर्वी भाग सर्दियों के मौसम में भी गर्म रहता है।
गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण, गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण, जलधारा के कारण, गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग और यूरोप का पूर्वी भाग, यूरोप का पूर्वी भाग गर्म रहता है सर्दियों के समय भी, सर्दियों के भी समय क्या है, गर्म रहता है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पे हमने चर्चा कर दी। अब हम आते हैं दक्षिणी महासागर की जलधाराओं पर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें, जिस प्रकार उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा का विकास हुआ, इसी प्रकार दक्षिण में जब गर्म होती तो दक्षिणी विषुवतरेखी का विकास होता है, दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा का विकास होता है। दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा यहाँ विकसित होती है, दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा विकसित होती है, विषुवतरेखी जलधारा विकसित होती है। इसे प्रति विषुवतरेखी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्योंकि इसके विपरीत है, नीचे की ओर बहती है प्रति विषुवतरेखी। यह जलधारा भी गर्म होती है। गर्म जलधारा कहाँ से बहती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद ये ब्राजील के तट के समांतर बहने लगती है, जिससे नाम दे दिया जाता है ब्राजील जलधारा। एक ऐसी गर्म ब्राजील जलधारा। अब इसका एक भाग जैसे ही जाता है, एक आइलैंड यहाँ छोटा सा पड़ता है, उस आइलैंड का नाम है फाकलैंड आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड या फाकलैंड द्वीप है। अब ऐसे ही फाकलैंड द्वीप से टकराती तो इसका एक भाग अलग हो जाता है, जो नीचे की ओर बहने लगता है, उसे नाम दे दिया जाता है फाकलैंड की ठंडी जलधारा, फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड जलधारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से दक्षिण ध्रुव से काफ़ी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं यहाँ बहने लगती हैं। अब ठंडी जलधाराएं जब बहेंगी तो ठंडी जलधारा बहने के कारण क्या होता है? फाकलैंड की ठंडी जलधारा और ब्राजील की रहती गर्म जलधारा। अब ये जलधारा पश्चिमी अटलांटिक प्रभाव, पश्चिमी अटलांटिक विक्षोभ के कारण ये जलधारा आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ करके बाद में अफ्रीका के पश्चिमी तट के समांतर एक ठंडी जलधारा के रूप में बहने लगती है, जिसे हम नाम देते हैं वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला की धारा। जितनी भी जलधाराएं आपको नीचे, ये नीचे क्या पड़ता है? दक्षिणी ध्रुव, ऊपर पड़ता है उत्तरी ध्रुव। जितनी भी जलधाराएं ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, चाहे वह पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा हो, चाहे वह रिमिंगर जलधारा हो या नॉर्वेनियन धारा को छोड़ करके, जितनी भी जलधाराएं ऊपर से नीचे की ओर बह रही हैं तो वो जलधाराएं ठंडी होंगी। जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या ध्रुवों की ओर जाती हुई, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं और चाहे नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, वो गर्म जलधाराएं होंगी। याद रखें आप लोग। दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक जलधारा ब्राजील धारा के नाम से बहती है और इसकी एक नीचे से ठंडी जलधारा आने के कारण ये फाकलैंड की ठंडी जलधारा हो जाती है। फिर पश्चिमी विक्षोभ चलता है, पश्चिमी प्रवाह के कारण एक जलधारा, ठंडी जलधारा का विकास होता है, वेनेजुएला जलधारा। वेनेजुएला जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका नामीबिया कंट्री की ओर प्रवाहित होती है, नामीबिया कंट्री गिनी तक प्रवाहित हो जाती है। गिनी के बाद, गिनी के पास एक गिनी की धारा, गिनी की खाड़ी में जलधारा चली जाती है, वो कैसी होती? गर्म जलधारा होती है। ये आपकी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटलांटिक महासागर की जलधाराओं से संबंधित पूछना चाहते हैं या न समझ में आया हो तो आप कर सकते हैं। हमने पूरा सरल से सरल तरीके से प्रयास किया जिससे आपको समझ में आ सके अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यदि मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इसका अगला टॉपिक अगले टर्म पे आता है।